हाय एवरीवन। आज हम लोग विलियम बटलर येट्स द्वारा कंपोज पोएम लीडा एंड द स्वान पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता को डब्ल्यू बी येट्स विलियम बटलर येट्स ने 18 सितंबर 1923 को लिखा था। इस पोएम का पब्लिकेशन 1924 में द डायल में किया गया था। यह कविता शेक्सपियरियन सोनेट के जैसा है, लेकिन राइम स्कीम और डिक्शन में भिन्नता है। डिक्शन ऑफ सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट का डिक्शन पेंटाएम्बिक मीटर में होता है। पेंटाएम्बिक मीटर 5 फीट से बने होते हैं। एक अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड साउंड को 1 फुट कहा जाता है, और इस तरह से अगर 5 पेयर अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड साउंड का होता है तो उसे हम लोग पेंटाएम्बिक मीटर कहते हैं। आज की कविता के फर्स्ट लाइन का डिक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस फर्स्ट लाइन को स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड साउंड में डिवाइड करते हैं। अ sudden blow, the great wings sitting still। अ here अ एक अनस्ट्रेस्ड साउंड है। sudden में शड एक स्ट्रेस्ड और देन एक अनस्ट्रेस्ड साउंड है। ब्लो स्ट्रेस्ड साउंड है। द अनस्ट्रेस्ड साउंड है। ग्रेट स्ट्रेस्ड। विंग्स स्ट्रेस्ड। बीटिंग में बीट stressed and ing unstressed and still stressed साउंड है। फर्स्ट लाइन के डिक्शन को देखने से पता चलता है कि इसमें एक पेयर अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर और जो फोर्थ पेयर है, इस फोर्थ पेयर में 2 स्ट्रेस्ड साउंड का यूज किया गया है, और फिर जो फिफ्थ पेयर है इसमें अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड साउंड का प्रयोग किया गया है। इस तरह से इस फर्स्ट लाइन के फोर्थ पेयर में डब्ल्यू बी येट्स ने 2 स्ट्रेस्ड साउंड दे करके और सोनेट के रूल्स को ब्रेक किया है। डब्ल्यू बी येट्स जानबूझकर ऐसा किया है ताकि उनकी कविता को प्रोवोकेटिव मैटर के रूप में लिया जाए। लेकिन इसी पोएम के बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं जो सोनेट के पेंटाएम्बिक मीटर के 5 फीट को फॉलो करते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट और विलियम बटलर येट्स के इस सोनेट में राइम स्कीम में भी अंतर है। राइम स्कीम की बात करें, यहाँ पे स्टील पिल मीन्स इसका राइम स्कीम इसके साथ बनाता है। यस थ्रोट इसका राइम स्कीम इसके साथ बनाता है, लेकिन स्टील और बिल फुल राइम को व्यक्त करता है और केयस और थ्रोट यह दोनों स्लैंट राइम को व्यक्त करता है। स्लैंट राइम स्कीम क्या होता है, तो वह फुल राइम नहीं है लेकिन समहाउ आइडेंटिकल। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा है, इस फर्स्ट स्टेंजा में एक फुल राइम है और एक स्लैंट राइम है। सेकेंड स्टेंजा पुश रुस, इसमें भी स्लैंट राइम का यूज किया गया है। फाइज लाइज, यहाँ भी फुल राइम है। देयर एयर, टावर पावर, अप ड्रॉप, यहाँ पर इस तरह से देयर का राइम स्कीम एयर, टावर का राइम स्कीम पावर और अप का राइम स्कीम ड्रॉप है। तो इस पूरे पोएम में 2 तरह के राइम स्कीम का यूज किया गया है, परफेक्ट राइम स्कीम और स्लैंट राइम स्कीम। अब राइम स्कीम की अगर बात करें तो इसमें फर्स्ट जो स्टेंजा है वह फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन से है और सेकंड लाइन फोर्थ लाइन से है। इट मींस कि यहाँ पर जो राइम स्कीम बनाता है वह ए बी ए। सेकेंड स्टेंजा में फर्स्ट लाइन का राइम स्कीम थर्ड लाइन से और सेकेंड लाइन का राइम स्कीम फोर्थ लाइन से है। इट मींस कि यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा का जो राइम स्कीम बना रहा है वह सी डी डी। थर्ड स्टेंजा 6 लाइन्स का है और इस 6 लाइन्स में फर्स्ट लाइन का राइम स्कीम फोर्थ लाइन से, सेकेंड का फिफ्थ लाइन से और थर्ड का सिक्स्थ लाइन से। इस तरह से इस लास्ट स्टेंजा का जो राइम स्कीम बनाता है ई एफ
टी ई एफ टी मीन्स यहाँ पर जो राइम स्कीम क्रिएट किया गया है वह 6 लाइन्स में ई एफ जी है। अगर हम लोग शेक्सपियर के सोनेट के राइम स्कीम की तुलना विलियम बटलर इट्स के इस सोनेट से करें तो हम लोग जान पाते हैं कि शेक्सपियर का जो राइम स्कीम होता है वह फर्स्ट क्वार्टरन के लिए ए बी, सेकेंड क्वार्टरन के लिए सी डी और थर्ड क्वार्टरन के लिए ई एफ होता है और लास्ट जो कपलेट होता है उसका जी होता है। यह राइम स्कीम होता है शेक्सपियरियन सोनेट का। जबकि यहाँ पर जो विलियम बटलर इट्स ने इस कविता में जो राइम स्कीम का यूज किया है वह फर्स्ट ए बी जो सिमिलर है शेक्सपियरियन से, सेकेंड सी डी जो यहाँ भी सिमिलर है, लेकिन जो थर्ड स्टेंजा यहाँ यूज किया है विलियम बटलर ने उसमें और जो शेक्सपियर के स्टेंजा है उसमें फर्क क्या है, तो शेक्सपियर 4 लाइन का एक क्वार्टरन और 2 लाइन का एक फाइनल कपलेट देते हैं, जबकि यहाँ पर विलियम बटलर इट्स ने इसे 6 लाइन्स के अंतर्गत डाला है और इस 6 लाइन्स का जो राइम स्कीम है वह ई एफ जी। यह जो पोएम है वह शेक्सपियरियन सोनेट के लगभग सिमिलर है लेकिन टोटली सिमिलर नहीं कह सकते। At first we will understand this poem in short, then understand line by line. इस कविता में विलियम बटलर इट्स क्लासिक ग्रीक मिथ को एक्सप्रेस करते हैं। इस ग्रीक स्टोरी के अनुसार लीडा एक ह्यूमन वुमेन है और गॉड ज्यूस स्वान के फॉर्म में है। ग्रीक मान्यता के अनुसार ज्यूस हेरा के हस्बैंड और सभी ग्रीक गॉड्स के सुप्रीम रूलर के रूप में कहा जाता है। लीडा स्पार्टा के किंग टैंडेरियस की पत्नी थी। स्टोरी के अनुसार स्वान के फॉर्म में ज्यूस अपने इनॉर्मस विंग से लीडा पर अटैक करते हैं। लीडा लड़खड़ा कर गिर जाती है और स्वान लीडा के ऊपर हावी हो जाता है। स्वान अपने फीट से लीडा के थाइस को जोर से जकड़ लेता है और अपने बिल मीन्स चोंच से लीडा का गर्दन भी ग्रैप्स कर लेता है। ज्यूस लीडा को इस प्रकार जोर से सीज कर लेता है जैसे वह लीडा को सेक्सुअल असॉल्ट कर रहा हो। इस आक्रमण से लीडा को भी ऐसा महसूस होता है कि स्वान से रेप कर रहा है। इस अटैक में ज्यूस जो स्वान के रूप में है लीडा को प्रेग्नेंट कर देता है। लीडा अपने वुम में एक बच्चा को कंसीव कर लेती है। ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार लीडा हेलेन को जन्म देती है। यह हेलेन ट्रॉय के पतन का कारण होता है। लीडा और जिस की दूसरी बेटी क्लाइटेनेस्ट्रा ग्रीक किंग एगामेम्नन के डेथ का कारण होती है। एगामेम्नन ट्रोजर वार में ग्रीक्स को कंट्रोल किया था। एगामेम्नन माइकेन के राजा एट्रियस और रानी एरोप का बेटा था। पोएट इसी ग्रीक मिथ को अपनी इस पोएम में प्रेजेंट किया है। This poem neither condemns nor approves of Lida's rape, but seeks instead to capture the complexity of the moment in light of its enormous mythological significance. From the opening line, a sudden blow, it's clear that the god Zeus is violating the human Leda. Words such as a staggering girl, helpless, and terrified articulate that Leda is taken by force. Now, let's understand this poem line by line. Now, understand the first stanza of this poem. A sudden blow, एक अचानक झटका. The great wings beating still. Great wings means बड़ा पंख, beating means वार कर रहा है, still अभी भी. Above the staggering girl, लड़खड़ाती हुई लड़की के ऊपर. एक अचानक झटका, बड़ा पंख अभी भी लड़खड़ाती हुई लड़की के ऊपर वार कर रहा है। हर थाइस केरेस्ट, उसके जांघों को सहलाया गया। बाय द डार्क वेव्स, गहरे पंजों से। यहाँ पर वेव्स का अर्थ स्वान के झिल्लीदार पैरों को बताया गया है। हर नेप, नेप मीन्स गर्दन का पिछला भाग। कॉट इन हिज बिल मीन्स उस लड़की के गर्दन के पिछले भाग को स्वान ने अपने बिल से, बिल मीन्स बीक,
चोंच से पकड़ लिया है। He holds her helpless breast upon his throat. He means वह स्वान, her helpless breast means उस लड़की के असहाय ब्रेस्ट को अपने थ्रोट के ऊपर रख दिया है। The poem begins with an attack that the god Zeus, in the form of a swan, hits Leda, a human woman, with his enormous wings. As we know that in the Greek mythology, Zeus was the supreme ruler of all Greek gods and husband of Hera, and Leda was the wife of Tyndareus. As a result, Leda fails to find her balance and falls down. Immediately, the swan catches her thighs with his webbed legs, and it also catches Leda's neck. Meanwhile, the description of Zeus suggests that even in the form of a swan, the god is larger and more powerful than Leda. Now the second stanza, इस स्टेंजा में दो रेट्रिकल क्वेश्चन हैं. First, how can those terrified Vagu fingers push the feather glory from her loosening thighs? And the second question is, and how can Buddy, laid in that white dress, but feel the strange heart beating where it lies? इन दोनों क्वेश्चन से पोएट रीडर्स के कंसेंट को जानना चाहते हैं. पोएट के अनुसार जिस तरह से लीडा पर सेक्सुअल अटैक हो रहा है, क्या यह सब बिना लीडा के कंसेंट से हो रहा है? इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि लीडा को इस सिचुएशन पर नियंत्रण नहीं रहा होगा, या वह डेलिबरेटली यह सेक्सुअल अटैक में शामिल रही होगी. द फर्स्ट क्वेश्चन का अर्थ है, हाउ कैन द बेब्ड लेग्स ऑफ द स्वान go into the thighs of that terrified girl Leda? Means स्वान के झिल्लीदार पैर कैसे उस डरी हुई लड़की लीडा के थाइज के बीच जा सकता है, और इस तरह स्वान ने लीडा को जकड़ लिया है. The second question is, and how can Buddy, laid in that white rose, but feel the strange heart beating where it lies? मीन्स कैसे कोई भी व्यक्ति उस व्हाइट स्वान के अटैक से परा हुआ रह सकता है, लेकिन एक विचित्र हार्ट बीटिंग को महसूस कर सकता है. इस क्वेश्चन से लीडा के सेक्सुअल असॉल्ट को वायलेंट एक्ट के रूप में पोएट एक्सप्रेस कर रहे हैं. इन दिस स्टेंजा द पोएट एक्सप्रेसेस टू rhetorical questions, but there is no answer of these questions. The poet says that it means two types of cases may have been with Leda, which is often not found in this modern world. The first case may have been that Leda did not want to oppose the swan and liked this sexual assault. And in the second case, Leda had no control over the situation and she was raped violently. So the poem pushes the reader to understand the situation where the meaning may be lied. The last 6 lines of this poem. A shudder in the loins engenders there the broken wall, the burning roof and tower. A shudder means एक थरथराहट. In the loins, loins means reproductive organ of females. Engenders means to conceive a baby. There, वहाँ. The broken wall, टूटी हुई दीवार. Burning roof, जलता हुआ छत and tower, मीनार. इस दोनों लाइन से कवि कहना चाहते हैं कि ज़्यूस लीडा को प्रेग्नेंट कर देता है. लीडा के गर्भ से हेलेन का जन्म होता है. हेलेन की शादी पेरिस ऑफ ट्रॉय के प्रिंस मेनेलॉस से होता है. हेलेन का अपहरण ट्रोजन वार का कारण होता है, जिसमें ट्रॉय का पतन हो जाता है. एंड एगमेम्नन डेड, और एगमेम्नन की मृत्यु हो जाती है. बीइंग सो कॉट अप, इतनी अच्छी तरह से पकड़ा गया. जो मास्टर्ड, इतनी अच्छी तरह से उसे नियंत्रित किया गया. बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द ईयर, हवा के क्रूर ब्लड से. इस दो लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि लीडा और जिस के यूनियन से दूसरी बेटी क्लाइटेनेस्ट्रा का जन्म होता है. एगमेम्नन क्लाइटेनेस्ट्रा का हस्बैंड है. ट्रोजन वार से लौटने के बाद क्लाइटेनेस्ट्रा
अपने हस्बैंड एगमेम्नन को मार देती है। एंड द लास्ट टू लाइन्स ऑफ दिस पोएम, डिड शी पुट ऑन हिज नॉलेज विद हिज पावर? क्या वह पुट ऑन मीन्स धारण की हिज नॉलेज अपने ज्ञान को, विद हिज पावर उसकी शक्ति के साथ। हिज पावर मीन्स जिस के पावर, हिज नॉलेज मीन्स जिस का नॉलेज। यहाँ पर इस लाइन से पोएट कहना चाहते हैं कि जब जिस ने लीडा पर अटैक किया तो क्या उस अटैक में लीडा जिस के पावर को ग्रहण कर ली, क्योंकि जिस एक गॉड है और गॉड का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है। बिफोर द इनडिफरेंट वीक कुड लेट हर ड्रॉ, इसके पहले जब वह इनडिफरेंट जो वीक है उसे ड्रॉप करने के पहले, उसको छोड़ने के पहले। इस दोनों लाइन से पोएट कहते हैं कि जिस स्वयं के रूप में जब अपने बीक से लीडा को पकड़ा तो क्या लीडा जिस के पावर को ग्रहण कर ली, हरण कर ली। इन द फाइनल two lines, the poet suggests a question that Leda should have learned from his experience with Zeus, and that follows the Trojan War, begun because of a woman she brought into the world. Perhaps here, knowledge is simply knowledge of what is to come, regardless of what Leda does. As well as giving birth to Helen of Troy, Leda will also conceive Clytemnestra, the wife of Agamemnon. So the poet asked that when Zeus overcame Leda with his divine power, during the moment of his assault, did she impart knowledge from Zeus? And this way, today's poem has been finished very well. Keep watching. We will see you next. Thank you. Take a good care of yourself.